इस पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ जुड़कर मुझे खुशी हो रही है। हमारी विशेषज्ञता आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आहार पोषण तत्वों पर है। आज हम यहाँ आहार पोषण तत्वों के समुदायों पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर ल्यूक बकनर है। मैं यूके में स्थित एक जूनियर डॉक्टर हूँ और मैंने किंग्स कॉलेज लंदन से डाइट न्यूट्रिशन में ट्रेनिंग भी ली है। वर्तमान में मैं यूसीएल यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से मास्टर्स इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी कई भूमिकाएं और नेतृत्व हैं। मैं नेटप्रो का असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ और हमारे ग्लोबल इनोवेशन पैनल के डिप्टी लीड के रूप में भी कार्यरत हूँ। साथ ही चिकित्सा शिक्षा और हमारी मोबाइल किचन टीचिंग का भी हिस्सा हूँ। मोबाइल किचन टीचिंग के बारे में आप उदाहरण के तौर पर इस पाठ्यक्रम के माध्यम से जानेंगे। इसने मुझे कोलकाता और पंजाब जाकर आहार संबंधी सलाह के माध्यम से वहां के समुदायों की मदद करने के कई अवसर दिए। आज मेरे साथ मेरे सहयोगी शेन मौजूद हैं, जो अभी अपना परिचय देंगे, जिसके बाद हम आज के सत्र की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद ल्यूक और सभी को नमस्कार। आज आपके बीच आकर मुझे खुशी हो रही है। मेरा नाम शेन मैकॉलिफ है। मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ। मैं भी यूके में स्थित हूँ और मैं मूलतः प्रशिक्षित पोषण वैज्ञानिक हूँ। NNED प्रो के लिए मैं साइंस और डिजिटल कम्युनिकेशंस लीड के रूप में काम करता हूँ। साथ ही हमारे फ्लैगशिप जर्नल BMJ न्यूट्रिशन प्रिवेंशन एंड हेल्थ के साथ मिलकर काम करता हूँ। हमारे पोषण और कोविड-19 कार्यबल के लिए डिप्टी को लीड के रूप में भी कार्य करता हूँ। ल्यूक के साथ आज मैं आहार पर्याप्तता और प्रतिमान के विषय को प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक हूँ। ठीक है, शुरुआत में हम आहार पर्याप्तता के विषय में बात करेंगे और उसके बाद शेन भारतीय आहार के संदर्भ में आहार प्रतिमान पर चर्चा करते हुए व्याख्यान को आगे बढ़ाएंगे। तो आहार पर्याप्तता से शुरू करते हैं। ये इस बात का विवरण है कि पोषक तत्वों की कमी से बचने के लिए आपको आहार में एक निश्चित पोषक तत्व का कितना सेवन करना चाहिए। अर्थात अनिवार्य रूप से पोषक तत्व के सेवन की कमी से आप रोगग्रस्त अवस्था के संकेत और लक्षण विकसित करेंगे। दाईं ओर ये आरेख इसे प्रदर्शित करता है। ये ध्यान देने योग्य है कि पर्याप्तता और इष्टतम सेवन समान नहीं हैं। कुछ पोषक तत्वों के विषय में ये कहा जा सकता है कि उनकी पूर्ति भर के लिए आवश्यक खाने का मतलब ये नहीं है कि आप सबसे अच्छा स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने के लिए पर्याप्त खा रहे हैं। तो इस आरेख में यदि आप X अक्ष पर देखते हैं तो वक्र के नीचे की रेखा पर यह दिखाता है कि कमी से बचने के लिए आपको कितना पोषक तत्व खाने की आवश्यकता है। यदि आप Y अक्ष को देखते हैं, जो ऊपर की ओर जाने वाली रेखा है, आप देखते हैं कि जनसंख्या में कितने लोग उस समय बिंदु पर फिट हो रहे हैं। तो आप जो देख सकते हैं वो निम्न संदर्भ पोषक तत्व सेवन पर है, मतलब कि डैश रेखा पर। X के रूप में चिन्हित बिंदीदार रेखा ये सूचित करती है कि जनसंख्या के 2.5% लोग पोषक भोजन करके पोषक तत्वों की कमी से बच सकते हैं। जबकि यदि आप उस बिंदीदार रेखा को Y के साथ देखते हैं तो अनुमानित औसत आवश्यकता जनसंख्या का 50% होगी। यदि आप संदर्भ पोषक तत्व सेवन Z पर जाते हैं, जिसका उपयोग हम अक्सर ये सुझाव देने के लिए करते हैं कि यदि कोई अपने आहार की मात्रा लेता है तो वो ऐसी स्थिति में होगा जहां उसे उस पोषक तत्व की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जनसंख्या के 97.5% लोग इसमें शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए व्यक्ति विशेष के संदर्भ को ध्यान रखने की जरूरत है और ये काफी हद तक जनसंख्या स्तर पर सेवन को देखने के लिए है। आपके सामने एक रोगग्रस्त इंसान हो सकता है जिसका ऊतक आवर्त ऊंच हो। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि व्यक्ति का शारीरिक रूप से बहुत बड़ा होना, ऊंचा होना, मांसल होना। ऐसे इंसान को शारीरिक द्रव्यमान बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुष्टिकर भोजन की आवश्यकता होगी। इसलिए आहार की कमी से बचने के लिए किए जाने वाले भोजन से आहार पर्याप्तता के लिए किया जाने वाला भोजन कहीं अधिक होगा। इसलिए इस व्यक्ति के शारीरिक व्यक्तित्व को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हो सकता है कि उस व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाला भोजन पर्याप्त ना हो
आइए शुरुआत करने के लिए कुछ सामान्य पोषण संबंधी मुद्दों को देखें। हालिया तथ्यों ने यह दिखाया है कि आपके अभी के भोजन आहार का संतुलन आपके उम्र के आने वाले पड़ावों में आपके आहार को निश्चित करेगा। इसका एक उदाहरण एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लिया जा सकता है जो जन्म के वक्त कम वजन का हो। ऐसे व्यक्ति को आने वाले जीवन काल में मधुमेह, हृदय रोग और मोटापे जैसे रोगों के होने का उच्च जोखिम होता है। इन रोगों के होने की संभावनाओं का मुख्य कारण शरीर में ऊर्जा को विभिन्न रूपों में संचित करना है। इस तरह का संचय किसी भी प्रकार से सहायक नहीं होता। ये विशेष रूप से सच है जब हम खाद्य वातावरण का सामना करते हैं जो भारी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और उच्च कैलोरी, उच्च वसा, उच्च चीनी खाद्य पदार्थ हैं जो अंततः उन परिणामों की ओर ले जाते हैं जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है। लेकिन फिर ये अंतर पीढ़ीगत परिवर्तनों की ओर भी ले जाता है। जैसे एक गर्भवती महिला को लें जो शिशु अवस्था में कुपोषित हो रही हो। ऐसी महिलाओं में गर्भावधि के समय मधुमेह होने की संभावना होती है और फिर ये एक ऐसे वातावरण को रूप देगा जो शिशु के जीवन काल में उसे प्रभावित करेगा। ये अनिवार्य रूप से कुपोषण के दोहरे बोझ का वर्णन कर रहा है जिसके बारे में हमने इस अध्याय में प्रोफेसर शुमोन रे और जॉर्गन टी जॉनसन द्वारा की गई चर्चा को सुना है। लेकिन भारतीय संदर्भ में ये आहार में कई सामान्य कमियों के माध्यम से दिखाया गया है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, जो प्रोटीन और कैलोरी का कम सेवन है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी जिसमें विटामिन ए, आयरन की कमी से एनीमिया, आयोडीन की कमी से होने वाले विकार और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी शामिल हैं। आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया और आयोडीन पर हम एक उदाहरण के रूप में आगे बात करेंगे कि आहार में इसका क्या महत्व हो सकता है और इसकी कमी क्यों हो सकती है। लेकिन विटामिन ए की कमी प्रतिरक्षा प्रणाली की कमियों और आपकी आंखों की समस्याओं को भी जन्म दे सकती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी, मोटे तौर पर ये विटामिन ऊर्जा उत्पादन और चयापचय में मदद करने के लिए काम करते हैं, लेकिन इसकी कमी एनीमिया जैसी बीमारी उत्पन्न करती है। ये सभी आहार संबंधी कमियां शहरी मलिन बस्तियों और ग्रामीण गरीब समुदायों में अधिक आम हैं, जिससे ये ज्ञात होता है कि बहुत अधिक भोजन की अनुपलब्धता तथा आपकी आय और शिक्षा स्तर जैसी चीजें तय करती हैं कि आहार के लिए आप किन विकल्पों को चुन सकते हैं और वास्तव में किन विकल्पों का चयन करते हैं। पहला उदाहरण प्रोटीन है। जैसा कि मैंने बताया, ये प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का हिस्सा है। प्रोटीन अनिवार्य रूप से अमीनो एसिड की एक श्रृंखला है जिसे बाद में शरीर में स्वयं अमीनो एसिड या पेप्टाइड्स के रूप में अवशोषित किया जाता है तथा मांसपेशियों और कई अन्य कारकों जैसे शारीरिक संरचनाओं का निर्माण करने के लिए उपयोग किया जाता है। अंततः भारतीय दिशा निर्देशों के अनुसार मनुष्य को इसका सेवन प्रतिदिन 0.8 से 1 ग्राम प्रति किलोग्राम करना चाहिए। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम 70 किलो वजन वाले पुरुष को देखें तो उन्हें प्रतिदिन लगभग 56 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। लेकिन साथ ही मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि प्रोटीन के सभी स्रोत समान नहीं होते हैं। इसलिए जब हम आहार की पर्याप्तता के बारे में बात करते हैं तो कभी-कभी पर्याप्तता का अर्थ कई परतों में छिपा होता है। यदि हम व्यापक स्तर पर देखें तो पर्याप्त आहार में हम उचित मात्रा में प्रोटीन सेवन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम और गहराई में देखें तो हम इस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि हम कौन से अमीनो एसिड का सेवन कर रहे हैं। 20 प्रकार के अमीनो एसिड में से कुछ ऐसे होते हैं जिनका उपयोग शरीर द्वारा संरचनाओं के निर्माण के लिए किया जाता है, जिन्हें आहार द्वारा उपभोग करने की आवश्यकता होती है। शेष अनावश्यक एमिनो एसिड का उत्पादन आपका शरीर अन्य माध्यमों से स्वयं कर सकता है, लेकिन पर्याप्त आवश्यक अमीनो एसिड का उपभोग करने के लिए और अन्य चीजों की एक विस्तृत श्रृंखला प्राप्त करने के लिए मांस, मछली, डेयरी और अंडे को आमतौर पर पूर्ण प्रोटीन माना जाता है, जिनमें ये सभी तत्व मौजूद हैं। और साथ ही वनस्पति भी
प्रोटीन के अच्छे स्रोत हो सकते हैं। हमें इन सभी का मिश्रित और संतुलित सेवन करने की जरूरत है ताकि अपने आहार से हमें सभी तरह के एमिनो एसिड प्राप्त हो सकें। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि जब आप उच्च आवश्यकताओं वाली आबादी की चर्चा करते हैं, जैसे एथलीट और सरकोपेनिया, मसल वेस्टिंग से ग्रस्त, आप इस बात पर विचार करते हैं कि क्या उनके पौधे आधारित आहार पर्याप्त मात्रा में हैं, और ये भी कि क्या वो इसके साथ व्यायाम जैसे कार्य कर रहे हैं जो वास्तव में मांसपेशियों के निर्माण में प्रभाव डालते हैं। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे एनीमिया पर। ये शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी के कारण होता है। ये ऑक्सीजन की वाहक होती हैं और इसलिए आपके पूरे शरीर में चयापचय को सुविधाजनक बनाने और ऊर्जा का उत्पादन करने में आपकी सहायता करती हैं। उनका मुख्य घटक हीमोग्लोबिन है, जो एक आयरन अणु से बंधा प्रोटीन है और वो लाल रक्त कोशिका में ऑक्सीजन का वाहक है। यदि आप में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी या एनीमिया है तो इसके कुछ लक्षण थकान, सांस फूलना, पीली त्वचा और बेहोशी महसूस करना हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त एनीमिया के और भी तथ्य हैं, जैसे कि इसके कारण होने वाले क्लांति और थकान से शिक्षा में कमी और काम के साथ कम जुड़ाव। इसके कारणों के बारे में जानना वास्तव में महत्वपूर्ण है। और जब हम आहार पर्याप्तता के बारे में बात करते हैं तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि कभी-कभी ये केवल आहार से संबंधित नहीं है, बल्कि शरीर जिस वातावरण का सामना करता है उससे भी संबंधित है। जिन लोगों को पुराना संक्रमण या बीमारी है या जो कुछ दवाओं का सेवन करते हैं, उन्हें बीमारी, संक्रमण या दवा से मुक्त स्वस्थ अवस्था में रहने वालों की तुलना में आहार सेवन की अधिक आवश्यकता हो सकती है। आहार में एनीमिया के मुख्य कारक आयरन, B12 और फोलेट हैं। वो अलग अलग तरीकों से काम करते हैं, लेकिन आयरन एक अच्छा उदाहरण है। वो अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। जैसा कि अभी हमने प्रोटीन के कई स्रोतों के लगभग समान होने की अवधारणाओं पर चर्चा की, वैसे ही ये आयरन एक अच्छा उदाहरण है कि इसके सभी स्रोत समान नहीं होते। यदि आप मांस से आयरन का सेवन करते हैं तो इसका अवशोषण हीम के रूप में होता है, जो प्रोटीन से बंधा आयरन अणु होता है और सीधे आंत के माध्यम से अवशोषित होता है। जबकि यदि वनस्पति स्रोत से इसका सेवन किया जाए तो ये गैर हीम आयरन है, जिसमें आंत में एक अलग प्रक्रिया की आवश्यकता होती है ताकि अनिवार्य रूप से इसे एक प्रारूप में परिवर्तित किया जा सके और कोशिकाओं के माध्यम से शरीर में अवशोषित किया जा सके। गैर हीम स्रोत आयरन के अवशोषण की प्रभावशीलता को काफी कम कर सकते हैं। इसे बदलने के लिए कई कारक हैं जो आपके अवशोषण में सुधार ला सकते हैं। वास्तव में इसे बाधित भी कर सकते हैं। निरामिष या शाकाहारी आबादी में यदि आप अपने भोजन के साथ एक कप चाय या कॉफी का सेवन करते हैं तो इसमें बहुत सारे टैनिन और फाइटिक एसिड होते हैं जो आयरन के अणु को बांध सकते हैं और इसे आसानी से अवशोषित होने से रोक सकते हैं। जबकि यदि आप इसका सेवन विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों के साथ करते हैं तो ये इसे बहुत सारे बाध्यकारी पदार्थों से मुक्त करता है तथा इसे सीधे आंतों की कोशिकाओं और शरीर में आसानी से परिवर्तित करने की अनुमति देता है। हम देख सकते हैं कि आहार की पर्याप्तता को समझना केवल आयरन के स्तर को देखना भर नहीं है, और इसलिए आहार काफी जटिल चीज है जिसे आपको समग्र रूप से देखने की जरूरत है। अब आयोडीन की बात करें तो ये विचार करने के लिए एक दिलचस्प आहार कारक है, क्योंकि इसकी कमी से गर्भावस्था में विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण शिशु को सामान्य से कम विकास का सामना करना पड़ सकता है। बाद के जीवन में कम बुद्धिलब्धि, यहाँ तक कि मानसिक अक्षमता और वयस्कों में घेंघा जैसी बीमारी भी हो सकती है। साथ ही इसकी कमी बच्चों में उनके थायराइड कार्यों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। आयोडीन के बारे में दिलचस्प बात यह है कि आपके आहार में आयोडीन पर्याप्त हो सकता है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ रहते हैं। समुद्र के किनारे रहने वाले
और समुद्री भोजन और समुद्र के किनारे की मिट्टी से विकसित फसलों का सेवन करने वालों को आहार में पर्याप्त आयोडीन मिल सकता है, जबकि अधिकांश लोग अंतर्देशीय या पहाड़ों में उच्च स्तर पर रहते हैं और इसलिए इन स्थितियों से बचने के लिए आवश्यक आयोडीन के स्तरों तक उनकी पहुंच भी मुश्किल है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम इससे निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य मध्यवर्तन विकसित करें ताकि गर्भावस्था के दोषों के कारण हो रही बच्चों की मृत्यु की स्थिति से बचा जा सके। जैसा कि मैंने कहा कि बुद्धि लब्धि का ना होना, जो अंततः लंबी अवधि में अर्थव्यवस्था में बाधा उत्पन्न कर सकती है। आयोडीन की कमी से ग्रस्त इन क्षेत्रों में सरकारें विभिन्न प्रयासों पर गौर करती हैं, जिसमें से एक आयोडीन की खुराक या गोलियां देने पर ध्यान देना है। इसके साथ ही बहुत कम असुविधा के साथ ऐसा करने का एक और शानदार तथा उपयोगी तरीका है। आबादी के लिए इसे नमक में मिलाना है, जिससे कि जिस भी आहार में नमक होगा वो आयोडीन युक्त होगा। जब लोग इसे अपने भोजन में डालते हैं तो वो इन कमियों की स्थिति से बचने के लिए पर्याप्त आयोडीन का सेवन करते हैं। तो ये चीजें जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, कितनी बड़ी समस्याएं हैं। भारत में सबसे हाल के आंकड़ों से मैंने पाया कि कम से कम 20% पुरुष और लगभग 50% महिलाएं अभी भी एनीमिया का सामना कर रहे हैं। ये केवल आयरन का अपर्याप्त स्तर नहीं है, ये उस बिंदु तक है जहां वो अब आयरन B12 या फोलेट की रोगग्रस्त अवस्था में है। जैसा कि मैंने कहा, ये आबादी के बड़े स्तर की ओर जाता है, इसलिए वो एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जहां वो हर समय थके हुए हैं और अन्य लक्षण और संकेत भी हैं जो उनकी दैनिक गतिविधियों में बाधा डालते हैं। आयोडीन की कमी भी महत्वपूर्ण है। 10% आबादी में आयरन की कमी है, जो कि आयरन के उस स्तर को हिसाब में भी नहीं लेता जहां आयरन का स्तर अपर्याप्त मात्रा में हो सकता है। हम वास्तव में ऐसा क्या कर सकते हैं कि इन सभी कारकों को बदल दें और ऐसा आहार लें जो न केवल सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों में पर्याप्त हो, बल्कि उन खाद्य समूहों का सेवन करें जो हमें एक स्वस्थ आहार लेने की अनुमति देते हैं और अति पोषण जैसी चीजों से बचते हैं, जैसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, उच्च वसा, उच्च शर्करा खाद्य पदार्थ का सेवन। आप बाईं ओर इस ग्राफ में देख सकते हैं और ये इसे चित्रित करने के लिए शायद सबसे अच्छा तरीका है। हम एशिया और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र या यहाँ तक कि सबसे बाईं ओर के औसत को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि अनिवार्य रूप से अच्छे कारक वाले अलग अलग रंगों को शामिल करके अगर आप लैंसेट रिपोर्ट का उपयोग करें तो समय से पहले होने वाली मृत्यु के स्तर को 25% तक कम कर सकते हैं। ये वास्तव में महत्वपूर्ण है। ये दवाओं या जीवन शैली के उपयोग को भी ध्यान में नहीं रखता है। उदाहरण के लिए व्यायाम करें और सही मात्रा में नींद लें। आप यहाँ देख सकते हैं कि आहार द्वारा कम आयु में मृत्यु में कमी लाई जा सकती है और इसलिए सही मात्रा में भोजन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विटामिन और खनिज के सेवन करने के साथ ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हम अन्य खाद्य पदार्थों का सही मात्रा में उपभोग करते हैं। ये हमारे आहार प्रतिमान डेटा का हिस्सा है, जिसके बारे में शेन आपसे शीघ्र ही बात करेंगे। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि सभी लोगों के पास हमारे बताए खाद्य पदार्थों तक पहुंच नहीं है और इसलिए ये केवल आहार प्रतिमान के माध्यम से बात करना भर नहीं है, बल्कि भोजन की निष्पक्षता और उपलब्धता के संदर्भ को भी निर्धारित करना है। समुदायों और परिवारों के बीच समान रूप से खाद्य पदार्थों के वितरण की आवश्यकता है ताकि कमजोर समूहों को निम्न कोटि के भोजन आपूर्ति से बचाया जा सके, जिसमें अधिक वसा और उच्च चीनी या अपर्याप्त ऊर्जा और अपर्याप्त विटामिन और खनिज हों। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि भारतीय आबादी के आहार का बड़ा हिस्सा वनस्पति आहार है और ये दुनिया में भी तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए दूध और मांस आधारित आहार की तुलना में इसमें पोषक तत्व के स्तर पे जैव उपलब्धता कम है। इसे ध्यान में रखते हुए उनकी आहार की पर्याप्तता तक पहुंच सुनिश्चित करने के विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। अंत में
जैसा कि मैंने पहले चर्चा की, उच्च मात्रा में वसा और शर्करा सहित आहार का सेवन तेजी से किया जा रहा है, विशेष रूप से उच्च आय वाले समूहों द्वारा। लेकिन अक्सर उन लोगों के लिए अनुपातहीन जोखिम होता है जिनके पास इन उच्च वसा, उच्च चीनी आहार तक कम आय के कारण पहुंच नहीं होती। इसलिए कैंसर की तरह मोटापा और हृदय रोग जैसे विकारों का प्रसार तेजी से बढ़ रहा है। जैसा कि मैं कहता हूँ, ये महत्वपूर्ण है कि हम न केवल पर्याप्तता के लिए बल्कि आहार का अनुकूलन प्राप्त करने का भी प्रयास करते हैं। मैं अब शेन को आमंत्रित करूंगा कि वो आहार प्रतिमान के विषय में बात करें और बताएं कि किस प्रकार से भोजन केवल पोषण मात्र नहीं है। इतनी अच्छी पृष्ठभूमि देने और आहार पर्याप्तता के आधारों पर चर्चा करने के लिए शुक्रिया ल्यूक। जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में देखा, ल्यूक ने भारत में राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा उल्लेखित भारतीय आहार संबंधी दिशा निर्देशों पर प्रकाश डाला है। ल्यूक द्वारा दी गई प्रस्तुति में चर्चा किए गए कुछ जटिल वैज्ञानिक ज्ञान का अनुवाद करके इसे आबादी के लिए व्यावहारिक और सुलभ दिशा निर्देशों में अनुवादित किया गया है। इन दिशा निर्देशों को 15 प्रमुख चरणों में संरेखित किया गया है, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहला दिशा निर्देश संतुलित आहार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने का है। आप स्लाइड में यहाँ दाईं ओर भारतीय आहार दिशा निर्देश खाद्य पिरामिड देख सकते हैं। भारत में खाद्य पदार्थों को पारंपरिक रूप से 4 समूहों में बांटा जाता है। अनाज, बाजरा और दालें, जो कई भारतीय आहारों में अधिकांश पोषक तत्व प्रदान करते हैं, और सब्जियों और फलों को प्रचुर मात्रा में खाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि वे उच्च स्तर के विटामिन और खनिज प्रदान करते हैं, जिन्हें हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। दूध और दूध उत्पादों के साथ साथ, जैसा कि ल्यूक ने बताया है, जानवरों पर आधारित भोजन जैसे अंडे, मांस और मछली प्रोटीन के बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जैसा कि ल्यूक ने पहले ही रेखांकित किया है कि प्रमुख विटामिन और खनिज जैसे विटामिन B12, दूध और दूध उत्पाद शाकाहारी भोजन के एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ये उन आवश्यक पोषक तत्वों को पूरा करने में मदद करते हैं जो अकेले वनस्पति आधारित आहार में प्रदान नहीं किए जा सकते हैं। तेल, वसा और बीजों का अंतिम समूह उन लोगों के लिए कैलोरी का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है जो कुपोषण से पीड़ित हैं, और साथ ही वसा में घुलनशील विटामिन के लिए एक वाहिका भी प्रदान करते हैं। दूसरा दिशा निर्देश गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करने की बात करता है। जैसा कि ल्यूक ने अपनी प्रस्तुति में वर्णन किया है, गर्भावस्था के दौरान अच्छे पोषण पर ध्यान देना माँ और बच्चे दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। कुपोषण के परिणाम जन्म के समय कम वजन के संदर्भ में बच्चों के लिए हानिकारक हो सकते हैं, साथ ही उच्च मातृ मृत्यु दर में योगदान कर सकते हैं। स्वस्थ गर्भधारण सुनिश्चित करने के लिए हम कई सूक्ष्म पोषक तत्वों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। फोलिक एसिड को पूर्वा गर्भाधान से गर्भावस्था के दौरान पूरक के रूप में दिया जाता है, जो कि न्यूरल ट्यूब दोषों के विकास को रोकता है। आयरन एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि इसकी कमी से कमजोर संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ बचपन में मृत्यु और शिशु मृत्यु दर में योगदान हो सकती है। कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों के अच्छी अवस्था और विकास क्षमता को सुनिश्चित करते हैं। विटामिन ए की कमी शिशु मृत्यु दर के साथ साथ दृष्टि की कमियों में योगदान करती है, और ल्यूक द्वारा उद्धृत विटामिन B12 शाकाहारी भोजन में संभावित रूप से संबंधित पोषक तत्व है। इस कारण से कुशल ऊर्जा चयापचय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिस्थापित या पूरक होने की आवश्यकता है। कुछ बहुत ही बुनियादी सिद्धांत जिन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए, वो है दूषित खाद्य उत्पादों को खाने से खाद्य जनित बीमारी से होने वाला जोखिम। गर्भावस्था के दौरान भी इस पर ध्यान देना एक महत्वपूर्ण बिंदु होना चाहिए। शिशुओं पर ध्यान देने वाला अगला दिशा निर्देश 6 महीने तक केवल स्तनपान और इष्टतम वृद्धि और विकास सुनिश्चित करने के लिए पूरक खाद्य पदार्थों के साथ 2 साल तक स्तनपान को बढ़ावा देना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सभी देशों के लिए इसकी अनुशंसा की जाती है। इसका कारण यह है कि स्तन के दूध में सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो एक शिशु के लिए आवश्यक होते हैं, और साथ ही अतिरिक्त लाभ प्रदान करते हैं। इनमें शिशु को मातृ एंटीबॉडी प्रदान करना शामिल है, जो एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास का समर्थन करने में मदद करता है।
लाभकारी बैक्टीरिया के संज्ञानात्मक विकास प्रावधान में सुधार करता है, जो एक स्वस्थ आंत माइक्रोबायोटा या हमारे गोश में रहने वाले बैक्टीरिया के विकास का समर्थन करने में मदद करता है, जिसके कई स्वास्थ्य परिणाम हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही स्तनपान मातृ शिशु बंधन विकसित करने और स्तन कैंसर और मातृ प्रजनन क्षमता जैसी बीमारियों के जोखिम के संदर्भ में मातृ स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का काम करता है। हम जानते हैं कि भारत में ग्रामीण और शहरी गरीबों में स्तनपान काफी आम है, लेकिन जैसे जैसे देश अधिक समृद्ध हो रहा है, हम जानते हैं कि स्तनपान थोड़ा कम आम हो गया है और शायद इसकी जगह फॉर्मूला फीडिंग ने ले ली है। इसके बावजूद दिशा निर्देश अभी भी अनुशंसा करते हैं कि 6 महीने तक केवल स्तनपान ही लक्ष्य है और उसके बाद पूरक खाद्य पदार्थों की सिफारिश की गई है। इसका कारण 6 महीने के बाद बच्चे की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में मदद करना है और अर्ध ठोस आहार और अतिरिक्त तरल पदार्थ देने में इसमें मदद मिलेगी। पूरक खाद्य पदार्थ आमतौर पर 6 महीने के बाद से दिया जाता है और जैसा कि बताया गया है कि दूध या अर्ध ठोस जैसे तरल खाद्य पदार्थ हो सकते हैं। इनमें से कई को सामान्य उदाहरणों सहित घर पर मानक सामग्री से तैयार किया जा सकता है। जैसे कि आप दाईं ओर देख सकते हैं कि यहाँ चावल, दाल और मसालों जैसी सामग्री के साथ बनाया गया है और आमतौर पर अन्य व्यंजनों में उपयोग नहीं किया जाता है। साथ ही घर पर इन खाद्य पदार्थों को तैयार करते समय खाद्य स्वच्छता पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। जैसा कि अब हम बचपन और किशोरावस्था की बात करें, स्वस्थ बचपन के विकास को सुनिश्चित करने के लिए पोषण और शारीरिक गतिविधि आवश्यक घटक हैं। अर्थात ये सुनिश्चित करना कि विकास क्षमता पूरी हो, हम शरीर के वजन और शरीर के द्रव्यमान के लक्ष्य को नियंत्रित करते हैं और संक्रामक रोग की संभावना को भी कम करते हैं। बढ़ते बच्चों और किशोरों को स्वस्थ और इष्टतम अस्थि द्रव्यमान प्राप्त करने में मदद करने के लिए कैल्शियम की भरपूर आवश्यकता होती है और इसीलिए इन आबादी में इसके अधिक सेवन के लिए कहा जाता है। हम यह भी जानते हैं कि डायरिया, खसरा और अमोनिया जैसे सामान्य बचपन के संक्रमण कुपोषण से निकटता से संबंधित हैं और कम उम्र के समूहों में मृत्यु दर के उच्च स्तर में योगदान करते हैं। संक्रामक रोग के मामलों में तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट की कमी विशेष रूप से चिंताजनक है और दिशा निर्देशों के अनुसार ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला उपाय है। इसके साथ साथ अच्छा पोषण इन बीमारियों से होने वाली रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने में योगदान दे सकता है। रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन को नमक, 1 चम्मच चीनी और सुरक्षित पेयजल जैसी सामान्य सामग्री के साथ घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है। अगला दिशा निर्देश फलों और सब्जियों के बारे में है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ये सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ साथ वनस्पतियों में मौजूद कई अन्य लाभकारी यौगिकों के समृद्ध स्रोत प्रदान करते हैं। ये स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली, स्वस्थ उम्र बढ़ने को बढ़ावा देने में मदद करते हैं और हड्डियों के स्वास्थ्य, फाइबर के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल में कमी और कैलोरी में स्वाभाविक रूप से कम होने जैसे लाभ प्रदान करते हैं। प्रतिदिन कम से कम 300 ग्राम सब्जियां और नियमित रूप से 100 ग्राम ताजे फल खाने की अनुशंसा की जाती है। यहाँ मुख्य बात यह है कि विविधता महत्वपूर्ण है। फलों और सब्जियों के विभिन्न स्रोतों का सेवन ये सुनिश्चित करेगा कि हमें पोषक तत्वों की एक विस्तृत श्रृंखला प्राप्त हो। अब हम तेल और पशु खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से पशु वसा जैसे घी, मक्खन और वनस्पति के उपयोग के बारे में बात करेंगे। वसा आहार का एक अनिवार्य घटक है और जैसे ल्यूक ने प्रोटीन के साथ आवश्यक अमीनो एसिड के बारे में बात की, इसके भी आवश्यक फैटी एसिड होते हैं जिन्हें हमें अपने आहार के माध्यम से प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। वसा भी वसा में घुलनशील विटामिनों के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है, अर्थात विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। वे कोशिका झिल्ली का एक घटक बनाते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ऊर्जा के समृद्ध स्रोत हैं। हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के फैटी एसिड होते हैं जिन्हें मोटे तौर पर संतृप्त के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो मुख्य रूप से पशु स्रोतों, साथ ही नारियल और ताड़ के तेल से आते हैं। इन संतृप्त फैटी एसिड को आमतौर पर आहार में कम मात्रा में सेवन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हृदय रोग के बढ़ते जोखिम से जुड़े हैं। दूसरी ओर असंतृप्त फैटी एसिड होते हैं। ये मुख्य रूप से वनस्पति आधारित होते हैं, जैसे कि बीज का तेल, और मछली भी
असंतृप्त फैटी एसिड का प्रचुर स्रोत है। हृदय संबंधी स्वास्थ्य के लाभों के लिए असंतृप्त वसा के संतृप्त या पशु स्रोतों को प्रतिस्थापित करने की सलाह दी जाती है। अगला चरण अधिक खाने से बचने की सलाह है और इसका उद्देश्य अधिक वजन तथा मोटापे और इसकी जटिलताओं को रोकना है। हम जानते हैं कि दुनिया भर में अधिक वजन और मोटापे की व्यापकता बढ़ रही है। भारत में 30 वर्षों की अवधि में इसके 3 गुना से अधिक होने की उम्मीद है। हम जानते हैं कि जो लोग अधिक वजन और मोटापे के साथ जीते हैं तथा उनमें मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों के साथ साथ कुछ अन्य का भी खतरा बढ़ जाता है। आमतौर पर बॉडी मास इंडेक्स या ऊंचाई के लिए वजन के माप के लिए सामान्य लक्ष्य के रूप में 18.5 से 25 के बीच की सलाह दी जाती है। एशियाई जातीयता के लोगों के लिए बीएमआई कट ऑफ का स्तर कम है, जो 18.5 से 23 के बीच है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि कम बीएमआई एशियाई आबादी में भी शरीर में वसा प्रतिशत अधिक होता है और इसलिए कम बीएमआई की सलाह दी जाती है। इसका एक अन्य महत्वपूर्ण घटक होगा व्यायाम और शारीरिक रूप से सक्रिय रहना, ताकि आदर्श शारीरिक वजन को बनाए रखने में मदद मिल सके। साथ ही इसके अतिरिक्त लाभ हैं जो धन या वजन से जुड़े नहीं हैं, बल्कि ये मानसिक स्वास्थ्य में सुधार सहित पुरानी बीमारी के जोखिम में कमी तथा शक्ति और शारीरिक कार्य में वृद्धि करते हैं। ये दिशा निर्देश वयस्कों और बच्चों के लिए 45 से 60 मिनट के लिए व्यायाम तथा गर्भवती महिलाओं के लिए 30 मिनट तक व्यायाम करने की सलाह देते हैं। अगला दिशा निर्देश नमक के सेवन को कम से कम करने की सलाह देता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि नमक उच्च रक्तचाप और हृदय रोग से भी जुड़ा है। चूंकि हमारे आहार में अधिकांश नमक पहले से ही खाद्य प्रसंस्करण विधियों के माध्यम से मौजूद है, इसलिए कम से कम संसाधित खाद्य पदार्थों पर आधारित आहार खाने का लक्ष्य हमारे सोडियम सेवन को कम करने में मदद करेगा। नमक का सेवन प्रतिदिन 6 ग्राम से अधिक नहीं करना चाहिए और हमारे नमक युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन को संतुलित करना महत्वपूर्ण है, जिसमें पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थ जैसे ताजे फल और सब्जियां जो रक्तचाप पर प्रभाव का प्रबंधन करते हैं। जैसा कि ल्यूक ने पहले उल्लेख किया है, ये जानना महत्वपूर्ण है कि नमक क्यों उपयोग किया जाता है। इसका सेवन आहार में आयरन और आयोडीन जैसे पोषक तत्वों को शामिल करने का एक महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है। हम जानते हैं कि भारत में नमक का सेवन बहुत भिन्न होता है क्योंकि आबादी का बड़ा हिस्सा निर्देशित आंकड़ों से कहीं अधिक खपत करता है। इसमें से बहुत कुछ संरक्षित और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे अचार, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, चटनी और केचप से आता है। सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थों का उपयोग सुनिश्चित करना अगला दिशा निर्देश है। इसका कारण यह है कि असुरक्षित और अस्वच्छ खाद्य पदार्थ भारत में खाद्य जनित बीमारी का एक प्रमुख कारण है। भोजन की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए हमारे पास कई प्रमाणन चिन्ह हैं जो इंगित करते हैं कि भोजन उपयोग के लिए एक सुरक्षित और टिकाऊ गुणवत्ता का है। इनसे खुद को परिचित करना भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इससे संबंधित खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास खाना पकाने और प्रसंस्करण के तरीके हैं। आम खाद्य विश्वास आहार प्रतिमान को प्रभावित कर सकते हैं और प्रतिबंधात्मक खाद्य व्यवहार में योगदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए फलों और सब्जियों के बारे में पारंपरिक मान्यताएं और गर्भावस्था में नकारात्मक परिणाम जिनका वैज्ञानिक आधार नहीं है। संक्रमण के दौरान आहार प्रतिबंध, जो मुझे आशा है कि हमने स्पष्ट कर दिया है, कुपोषण में हमारी मदद करने के बजाय उसे बढ़ाते हैं। शाकाहार और धार्मिक आधार पर अन्य अभ्यास। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे पास प्रतिबंधात्मक प्रतिमान में पर्याप्तता है। उदाहरण के लिए, यदि शाकाहारी आहार का सेवन किया जा रहा है तो दूध या पूरक आहार में विटामिन B12 की खपत को पूरा करना। हम यह भी जानते हैं कि उपयुक्त तरीके से भोजन तैयार करना स्वाद से लेकर पाचन तक और उससे खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता तक सब कुछ उत्तेजित कर देता है। पर्याप्त जल योजन सुनिश्चित करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि पानी हमारे शरीर के वजन का एक बड़ा हिस्सा है और शरीर के कई कार्य भी करता है। औसतन हमें प्रतिदिन लगभग 8 गिलास या 2 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। यह गर्म मौसम, व्यायाम और बीमारी इस आवश्यकता को बढ़ा सकती है। सुरक्षित पानी सुनिश्चित करना बेहद महत्वपूर्ण है और उबालने जैसे तरीके बैक्टीरिया को मारने और पानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अच्छा तरीका है। हमने कई बार दूध का उल्लेख किया है,
विशेष रूप से प्रतिबंधात्मक आहार और पोषक तत्वों का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करने के लिए युवा लोगों और बच्चों के आहार में। कैलोरी सेवन और वजन बढ़ाने में उनके योगदान के कारण कार्बोनेटेड और शर्करा युक्त पेय पदार्थों का सेवन कम मात्रा में और सीमित आधार पर किया जाना चाहिए। जैसा कि ल्यूक ने बताया, चाय और कॉफी का सेवन भोजन के समय नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें आयरन जैसे पोषक तत्वों के अवशोषण को कम करने की क्षमता होती है। जैसा कि पहले कहा गया था, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और विशेष रूप से नमक, चीनी और वसा से भरपूर खाद्य पदार्थों के उपयोग को कम करने का लक्ष्य होना चाहिए क्योंकि ये वजन बढ़ाने और कई रोगग्रस्त अवस्थाओं में योगदान करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी खाद्य प्रसंस्करण अनिवार्य रूप से खराब है। जैसा कि हम जानते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण से खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, खाद्य पदार्थों का परिवहन और वितरण भी बढ़ता है और वे लंबे समय तक चलते हैं। जैसा कि हमने देखा है, जैसे जैसे आबादी अधिक समृद्ध होती जाती है, प्रसंस्कृत भोजन पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों की जगह ले लेते हैं। ये कुछ नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों में योगदान देते हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। हम जिन खाद्य पदार्थों की बात कर रहे हैं वे वसा, नमक या चीनी में उच्च हैं, जो कैलोरी में उच्च होते हैं लेकिन पोषक तत्वों में कम होते हैं। कुछ सामान्य खाद्य पदार्थ नीचे सूचीबद्ध हैं। अंतिम दिशा निर्देश विशेष रूप से हमारी वृद्ध आबादी के आहार में उनकी उम्र के स्वस्थ रूप से बढ़ने में मदद करने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों के बारे में है। इसका कारण यह है कि वृद्ध आबादी को कई सूक्ष्म पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है जो उम्र से संबंधित बीमारियों और संक्रामक रोगों को रोकने और स्वस्थ उम्र बढ़ने को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। इनमें से कुछ पोषक तत्व यहाँ सूचीबद्ध हैं। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती जाती है और इसे समर्थन देने के लिए पोषण के माध्यम से अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। हम आमतौर पर स्वाद और गंध में बदलाव के कारण भोजन में कमी भी देखते हैं। हम पोषक तत्वों के अवशोषण में कमी और भोजन तक पहुंच, भोजन बनाना और अन्य समस्याओं सहित सामाजिक मुद्दों को भी देखते हैं, जिसका अर्थ है कि वृद्ध आबादी कुपोषण के प्रति अधिक संवेदनशील है। इसी के साथ आज का हमारा आहार पर्याप्तता और प्रतिमान पर सत्र समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपने इससे कुछ सीखा होगा। सत्र में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस मॉड्यूल में बाकी प्रस्तुतियों का आनंद लें।